वेलकम है आपका 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर के जो तीनों शिफ्ट्स होंगे उनमें आपका स्वागत रहेगा अब। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बर्थ डेट भी है भाई 15 सितंबर। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट शिफ्ट को अपने। ठीक है, ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जो अंडरलाइन या फिर बोल्ड बोल्ड कर रखा है सेगमेंट जो सेंटेंस का। ठीक है, सी इज जूनियर देन हिम इन एक्सपीरियंस। देखो, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ही नहीं होता तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता, बिकॉज ये क्वेश्चन है ना 2024 के जो हमारा सीरियल था उसमें भी पूछा गया है। और ये मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखने को मिलता है, या फिर कंपैरिजन जो एडजेक्टिव चैप्टर होता है ना हमारा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका मतलब हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो ये जूनियर होता है ना, इसके साथ देन नहीं लगता, कंपैरिजन में इसके साथ टू लगता है, जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, इस तरीके से, है ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वॉइस का नहीं है, नरेशन का है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है आपका सेंटेंस आपको देखना है। सी सैड आई एम राइटिंग अ नोवेल राइट नाउ, तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखो, सी सैड उसके साथ दैट लिखना है, सी सैड दैट, सी सैड दैट, सी सैड ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। नीचे के दोनों जो है आपके बिल्कुल जो है गलत आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। फिर आप दोनों में से चुनने की कोशिश करोगे कि मैं कौन सा चुनूं। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में कि जो हमारा टेंस होता है ना उस पे अटैक करो। इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे इज रीडिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम रीडिंग, जो आई है ना वो आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, ये थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। वॉज, एम का वॉज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीडिंग ऐसे ही रह जाएगा। ए राइट, ए नोवेल जो है राइट नाउ को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में जो है चेंज कर लेते हैं, या देन में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात यहाँ पे थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई क्या है। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम मेटिकुलस के लिए। सबसे पहली बात तो मेटिकुलस जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, और मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई अति सावधान। अति सावधान आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जब बात आती है तो उसको हम मेटिकुलस बोलते हैं, उस पर्सन की क्वालिटी को। ठीक है, ओके। केयरलेस होता है लापरवाह, लापरवाह होता है। ठीक है, थोरो, थोरो का मतलब क्या होता है, थोरो का मतलब आपको देखने को जो है मिल जाता है कि आपका जो सावधानी आप यहाँ पे बोल सकते हो, सावधानी। ठीक है, सावधानी, सावधानी ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सावधानी आप यहाँ पे बोल सकते हो। हेस्टी मतलब आपको पता ही है, जल्दी इसका मतलब होता है। नेग्लिजेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं आप लापरवाही से रिलेटेड इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ढूंढना क्या था, सिनोनिम ढूंढना था। मेटिकुलस होता है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक जो चलता है व्यक्ति, तो सावधानी आपकी क्या है, थोरो ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, थोरो ही सावधानी के रूप में आपको बता रही है। तो हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमें दे दिया, एक जो है रीअरेंज करना है हमें सेंटेंसेस को, और कोरेंट जो है पैराग्राफ हमें एक तरीके से उसका क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। उसको हमने सेंटेंसेस को क्या करना है, ऐड एक तरीके से करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो देखो फिर क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, अरेंज करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाएंगे, सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो। दिस प्रैक्टिस मतलब ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता। दिस प्रैक्टिस लेकर क्या मतलब, किसी ना किसी प्रैक्टिस की बात है, कोई ना कोई काम, कोई प्रयोग, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पहले नंबर पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, फिर भी पढ़ो इसको। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स यूजिंग जेनेटिक मटेरियल, हाँ, मटेरियल टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स ऑफरिंग अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद फोरेंसिक साइंस हैज़ बीन रिवोल्यूशनाइज्ड
बाय एडवांसमेंट इन डीएनए प्रोफाइलिंग। हाँ बिल्कुल, ये लाइन मेरी पहले नंबर पे हो सकती है, बट मैं आगे भी चल पड़ता हूँ। इट्स दे रखा है, ये भी पहले नंबर पे मेरी नहीं हो सकती। बिफोर डीएनए दे रखा है, ये भी पहले नंबर पे मेरी नहीं हो सकती। ये तो क्लियर मेरे को दिख गया कि पहले नंबर पे मेरी दूसरा जो पॉइंट है ना वही है। तो मेरा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। इससे मैंने दो को काट दिया। अब मैंने ये देखना है कि दूसरी लाइन के बाद मेरी चौथी लाइन ऐड हो रही है या फिर मेरी पहली लाइन ऐड हो रही है। अब वापस से हम स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, अब इसको समझते भी चलेंगे। फोरेंसिक जो साइंस है ना उसके बारे में बात कर रखी है। हैज़ बीन रिवोल्यूशनाइज्ड बाय एडवांसमेंट्स इन डीएनए प्रोफाइलिंग। मतलब जो फोरेंसिक साइंस है ना वो रिवोल्यूशनाइज एक तरीके से हो चुकी है। अभी किसके द्वारा कर दी गई है? एडवांसमेंट्स के द्वारा कर दी गई है। डीएनए जो प्रोफाइलिंग है उसका यूज करके, या उस तरीके से आप इसको यूज करके बोल रहे हो। आगे आगे मैं चलता हूं, पहले चौथे सेंटेंस के पास चलता हूं। बिफोर डीएनए फोरेंसिक, यानी कि डीएनए से पहले क्या होता था, ये बता रखा है कि डीएनए से पहले क्या होता था। फोरेंसिक जो मेथड थे वो रिलाई करते थे हैवीली किसके ऊपर? लेस प्रेसाइज एविडेंस के ऊपर, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर आई विटनेस अकाउंट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर डीएनए का जो मेथड है उसको यूज़ करने से पहले जो है किस पे डिपेंड करते थे? इन दोनों तीनों चीज़ों पे डिपेंड करते थे। ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐड हो रही है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे दिस प्रोसेस की बात करने के लिए जाओगे तो ये जो है दूसरे के बाद जो है पहला ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये यहीं पे कट गया। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर है। ठीक है, अब मेरे को किसका यूज करना है? तीसरे का। अब तीसरे में क्या है? दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स यूजिंग जेनेटिक मटेरियल्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स ऑफरिंग अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। अब देखो इस प्रोसेस की बात चल रही है। कौन से प्रोसेस की बात चल रही है? फोरेंसिक साइंस की फोरेंसिक साइंस की यहाँ पे एक तरीके से बात चल रही है कि डीएनए से पहले इस तरीके के मेथड्स अपनाए जाते थे, लेकिन इस प्रैक्टिस में क्या किया जाता है? तीसरी बात और अंतिम बात आती है, इट्स एप्लीकेशंस रेंज फ्रॉम सॉल्विंग कोल्ड केसेस एंड आइडेंटिफाइंग डिजास्टर विक्टिम्स टू एक्सोनरेटिंग रोंगली और एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स। देखो जब भी हम कोई मतलब जब भी किसी चीज़ का फायदा होगा तो उसका नुकसान भी एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग है ना उसके मतलब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऐसे बता रखे हैं, मतलब जिसमें मतलब उसमें हमें फ़ायदा एक तरीके से कई बार नहीं भी होता है। तो ये आपका जो है एक्यूरेट जो है, इससे आपका मतलब जो है पूरा सेंटेंस का एक पैराग्राफ को हम इन चारों सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, बट आंखों आंखों में भी हो सकता है। आपको तो एग्जाम में करना है, आपको सॉल्व थोड़ी ना करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पेन ले लेते हैं पहले। ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने ऑब्ड्यूरेट का। देखो ऑब्ड्यूरेट जो है मैं वर्ब के रूप में देख लूँ क्या? नहीं, मुझे एडजेक्टिव के रूप में देखना पड़ेगा ऑब्ड्यूरेट को। ठीक है, क्योंकि मेरे एडजेक्टिव्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो एडजेक्टिव के रूप में ऑब्ड्यूरेट का मतलब हमें जो है क्या देखने को मिलता है? ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी, हठी बोल सकते हो इसको, कहीं ना कहीं घमंडी भी चला जाता है। लेकिन मैं ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान देख रहा हूं तो घमंडी छोड़ देता हूं, जिद्दी और हठी मैं इसका रख लेता हूं। ठीक है, स्टबर्न भी वही होता है, जिद्दी होता है वो व्यक्ति, हठी भी होता है। ठीक है, कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? जो दूसरों के प्रति जिसके अंदर जो है क्या है? दया भावना जिसके अंदर है। करुणा में बोल सकते हो इसको, करुणा में आप इसको बोल सकते हो। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? जो डिगे ना, अटल बोल सकते हो इसको, अटल, अडिग भी बोल सकते हो, जो डिगे ही ना। ठीक है, जो जिद पे अड़ा रहे, जिद्दी भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल होता है, लचीला, और इनफ्लेक्सिबल मतलब अड़ियल भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अड़ियल बोल दो, जिद्दी बोल दो, जो भी बोलना चाहो बोल दो। ठीक है, तो कंपैशनेट जो है इसका सही आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है कि इसका जो एंटोनियम है वो कंपैशनेट है। बाकी के इसमें जो तीनों ऑप्शंस लिख रखे हैं वो हमें सिनोनिम से एक तरीके से लिख रखे हैं। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा आता है मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख रखे हैं, सबके मीनिंग्स देखने होंगे, स्पेलिंग्स को देखना होगा,
पार्ट ऑफ स्पीच को देखना होगा और फिर हमें समझना होगा, ठीक है। ओके, तो टाइम लगने की तो बात तो देखो है ही। अच्छा, सबसे पहले हम सबसे पहले वर्ड पे आते हैं, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, ये सबसे पहले मैं इसको कहूँगा कि ये मेरा एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको जो है देखने को मिलता है, और इसका मतलब होता है, नहीं सॉरी एडजेक्टिव नहीं, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है उलझाना, ठीक है, उलझाना, किसी भी चीज को उलझाना, ऑब्फस्केट, ठीक है। ऑब्फस्केटेड, ऑब्फस्केटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, आगे आता है पैराफर्मीलिया। पैराफर्मीलिया, ये स्पेलिंग आपका गलत, आपको स्पेलिंग देखने को मिलता है, इसमें है ना एच ई होता है, एच ए नहीं होता है, एच ई होता है, PARAPHERARMALIA, परफर्मीलिया, पैराफर्मीलिया, सॉरी पैराफर्मीलिया, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक अलग वर्ड होता है। अच्छा, इसको मैं नाउन के रूप में जो है रखता हूँ, इसका मतलब सामान बोल सकते हो, इसका मतलब उपकरण बोल सकते हो, इंग्लिश में थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इंस्ट्रूमेंट्स इसको जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो। अच्छा, आंसर हमें मिल गया, लेकिन बाकी के दोनों स्पेलिंग सही है मेरे, तो उनको मुझे देखना भी पड़ेगा। रिकल्सिट्रेंट, ये आपका एक एडजेक्टिव जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है, रिकल्सिट्रेंट, ठीक है, और इसका मतलब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। जिद्दी या फिर हठी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, हठी या जिद्दी बोल सकते हो। विसिस्टुएट, विसिस्टूड, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन जो है हम लोग ले लेते हैं, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, जो जिंदगी में भी आते हैं उतार चढ़ाव, विसिस्ट्यूट, ठीक है, विसिस्ट्यूट, ओके, ठीक है। स्पेलिंग्स के लिए सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, जो भी हम डिस्कशन इसके बारे में कर सकते थे, अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश किया, बाकी कहीं पे कोई गलती रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी सुधार दिया करो, आप लोग भी मतलब योगदान होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। कई बार दिमाग से भी निकल जाती हैं चीज़ें, वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि एरर फ्री रखूँ या एक्सप्लेनेशन ऐसी रखूं कि मतलब सब मेरे दोस्तों को मतलब जीरो लेवल, माइनस लेवल के, मतलब अगर मेरे दोस्त देखते हैं हमारे वीडियो को तो उनको समझ में आनी चाहिए, तभी मुझे फ़ायदा देखने को मिलेगा, नहीं तो भाई वीडियो बनाना है या फिर मतलब टाइम वेस्ट करने वाली एक तरीके से बात होगी अगर मैं समझा ना पाऊँ अपनी बात, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक लेवल वाले बच्चे कर लेते हैं यार, अपने आप कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, होमोनियम हमने बताना होगा, जो भी वर्ड बोल्ड या अंडरलाइन दे रखा है। देखो, द स्कल्पचर ट्राइड टू चीजल अवे द एक्सेस मार्बल, कहने का मतलब क्या होता है कि जो स्कल्पचर होता है, मतलब जो मूर्तिकार बोल सकते हो स्कल्पचर को, ठीक है, बोल सकते हो, क्या होता ही मूर्तिकार है, वो ट्राई करता है चेजल करने का, किसको, एक्सेस मार्बल, मतलब मार्बल को चेजल करके, मतलब चेजल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, काटना, ये वर्ब के रूप में दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटना, इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, ओके, समझ में आया, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेजल्ड दे रखा है, यहाँ पे टू चेजल दे रखा है, यहाँ पे चेजल दे रखा है, यहाँ पे वोज चेजल्ड दे रखा है, यहाँ पे वर्ब के रूप में दे रखा है, यहाँ पे आप नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे वर्ब के रूप में दे रखा है, यहाँ पे वोज फाइनली, यहाँ पे वर्ब के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये एक तरीका, एक सिर्फ वर्ड को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये ऐसे हो सकता है, लेकिन सही पता हमें कब चलेगा, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसीलिए उसने सेंटेंस दे रखे हैं। तो चलो देखो, His jaw was finally chiseled, a sign of his is strong will, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें जो चेजल्ड है उसका जो मतलब है ना, वो आपको क्या एक तरीके से बताया गया है, उसमें जो इसमें जो आपको मीनिंग आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप जो है मीनिंग उस हिसाब से यूज नहीं कर रहे। द कॉन मैन ट्राइड, कॉन मैन ने ट्राई किया चेजल करने के लिए मुझे किससे, मेरे पैसे से, मतलब इसमें जो है आपका सही मीनिंग यहाँ पे आपको निकल के नहीं आया, होमोनियम के हिसाब से आपका मीनिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बन रहा। आगे चलता हूँ मैं, ये क्या है, पहला तो देख लिया, दूसरा पहला जो वॉज फाइनली चेजल्ड, ये जो है देखने को नहीं मिला, नहीं, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से, तो मीनिंग चेजल का मीनिंग यहाँ से क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हुआ पहले वाले से। हिज जॉ वाज फाइनली चेजल्ड,
उसका जो है, जो मतलब जबड़ा होता है ना, जो का मतलब जो ये हमारा जबड़ा, मैं दिखा क्या रहा हूँ, मतलब मेरा फोटो थोड़ी ना दिख रहा है आपको, मतलब जो जबड़ा होता है ना हमारा, उसको हम जो है एक तरीके से बोलते हैं, उसका जो जबड़ा है ना, वो सुंदर रूप से क्या किया हुआ था, तराशा हुआ था। यहाँ पे इसका मतलब तराशा ही एक तरीके से निकल रहा है, ठीक है, तराशा हुआ था यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे भी तराशना इसका मतलब निकल रहा है, ठीक है। उसने जो है क्या किया, जो स्कल्पचर है उन्होंने, उसने तराशा है किसको, जो मार्बल है उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी तराशना निकला, तो ये जो है आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है, द कॉन मैन ट्राइड टू चेजल मी आउट ऑफ मनी। यहाँ पे आपका सही आंसर आपको मिल जाता है। क्यों क्यों मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे चेजल का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चेजल का मतलब आपको देखने को मिल जाता है कि इसका जो मतलब है ना, वो ये देखने को मिल जाएगा कि आप है ना क्या कर रहे हो, इसका मतलब काटना बोल सकते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, काटना, ठीक है, काटना इसका मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने काटना बना दिया, इसका मतलब काटना नहीं, यहाँ पे तराशना एक तरीके से कह सकते हो, या फिर काटना भी हाँ बोल सकते हो भाई, काटना, लेकिन यहाँ पे आप काटना नहीं बोलोगे। चेजल का मतलब, भाई मैं काफ़ी कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा खुद को, क्यों कर रहा हूँ मैं आपको कंफ्यूज। चेजल का मतलब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, जो कौन है उसने क्या कर दिया है उसको, उसने कौन ने एक तरीके से उसको क्या कर दिया है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको एक तरीके से यूज़ किया है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, या ये बोल सकते हो एक चेजल ने, चेजल, चेज से मुझे याद दिलाना है आपको एक वर्ड, चेज, चेज मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखो, द कॉन मैन ट्राइड टू चेजल मी आउट ऑफ माई मनी, उसने ना उसके पैसे चुराने की कोशिश करी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, धोखा देने की बात होगी, यहाँ पे धोखा देना, यहाँ पे ये मतलब होगा। भाई मैं काटना पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आ गया, ये गलत बात होगी, सेंटेंस की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके चलो, आंसर आपको मिल गया है। यहाँ पे जो चेजल है ना, इसका मतलब क्या है, अलग है, क्या है, धोखा देना। और यहाँ पे जो चेजल्ड है और ये जो चेजल है, इनका मतलब कहीं ना कहीं तराशना, काटना, ये सब मतलब देखने को मिल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस भी देख लो अब तो लगे लगाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देखते हैं, सी यूज्ड अ स्मॉल चेजल फॉर इंट्रिकेट डिटेल्स। अभी इसने भी जो है तराशने की बात यहाँ पे की है, कि उसने ना यूज़ किया एक छोटा सा, तराशने से संबंधित कोई बात यहाँ पे की गई है, उभारने से संबंधित यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। लास्ट वाला देखना सेंटेंस, द इंस्क्रिप्शन वॉज, यहाँ पे तो इंस्क्रिप्शन की बात आ गई, तो चीज़ तराशने की ही बात यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, स्टोन जो टेबलेट है उसको एक तरीके से, ठीक है। तो ये आसान सेंटेंस थे, और शुरू में मैंने आपको भी और अपने आप को भी एक तरीके से कंफ्यूज ही कर दिया, लेकिन आंसर आपका सीधा सीधा आपका वेट कर रहा था, लेकिन आपने इतनी आसानी से आंसर को नहीं निकाला, मुश्किल से आंसर को निकाल के लेके आए, वो बहुत थोड़ी सी गलत बात एक तरीके से हो गई है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस का क्वेश्चन है। वो देखना होगा पहले कि मेरा वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है। द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट टू हैव बीन स्टोलन, हैव बीन स्टोलन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मेरा ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस मेरा ये नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। हैज, हैव, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, फ्रॉम द म्यूजियम ड्यूरिंग द रिनोवेशन, ठीक है। ओके, रिनोवेशन के दौरान आर्टिफैक्ट जो है उन्होंने पाया कि उन्होंने सोचा, ठीक है, उन्होंने सोचा कि जो म्यूजियम में से है ना कुछ चीज़ें जो है एक तरीके से चुरा ली गई जा चुकी हैं, कुछ चीज़ें चुरा ली जा चुकी हैं, इस तरीके की कुछ यहाँ पे बात आपको देखने को मिल जाती है। ओके चलो देखते हैं फिर क्या आपको यहाँ पे बात देखने को मिलेगी। तो अब देखो, जो हमारा यहाँ पे ये जो है आर्टिफैक्ट जो आपको वर्ड देखने को एक तरीके से मिल रहा है, इसका मुझे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका हैव बीन स्टोलन, इसका मुझे रिवर्स चलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, ना भाई ये एक्टिव वॉइस नहीं है, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। फ्रॉम द म्यूजियम द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट टू हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम ड्यूरिंग द रिनोवेशन। ठीक है, मैं इस बात को समझ गया,
ओके सर, द आर्टिफैक्ट थॉट इट वॉज स्टोलन, ये तो नहीं आएगा, ये पहले वाला बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक जो है दूसरा सेंटेंस देखो, हिस्ट्रियंस थॉट द आर्टिफैक्ट, हिस्ट्रियंस ने सोचा कि जो आर्टिफैक्ट है हैड बीन स्टोलन, उनको स्टोल कर लिया गया है ड्यूरिंग द रिनोवेशन, रिनोवेशन के दौरान। हाँ, ये सही आंसर आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। इट वॉज थॉट, ये सोच लिया गया, ये मान लिया गया, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। इन्वेस्टिगेटर्स की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टिगेटर का नहीं बनता, यहाँ पे हिस्ट्रियंस का बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से तोड़ रहा हूँ इनको, लेकिन जब हम मतलब इनको अलग से भी आपको करवाने की कोशिश करेंगे ना, व्हाइट बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ही करवाएंगे, मतलब इनको अलग से, जैसे ही आपके 48 सारे के सारे शिफ्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इनको, है ना, आप मतलब क्या कर देंगे इनको, है ना, मतलब हम लोग क्या करेंगे इनको, हम लोग जो है एक तरीके से बोर्ड पे आपको करवाएंगे ना, तो फिर विद रूल और वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे लिखना और ये सब करना और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस करवाना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। वैसे भी आपके ये जो सीजीएल 2025 वाले क्वेश्चंस है ना, ये ज़्यादा लंबे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। और जो है समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो क्रिएट जरूर कर दूंगा अकेले के लिए, अब तक के लिए, क्योंकि सारे शिफ्ट थोड़ी ना कंप्लीट हुए हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने के लिए जाते हैं। ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को बताओ जो वन वर्ड हो सकता है, किसके लिए, फियर ऑफ बीइंग टच्ड के लिए, जिसमें टच करने में हमें डर लगता है। तो एटिचीफोबिया, फोबिया होता है डर, एटिचीफोबिया ये एक ऐसा डर होता है, ये सारे नाउन होंगे, डर डर बताने की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, सारे के सारे नाउन है। आइटिचीफोबिया, एटिचीफोबिया, आइटिचीफोबिया इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम असफल होने से डरते हैं, असफलता का डर, ठीक है। ओके, गैमोफोबिया, गैमोफोबिया भी आपका एक नाउन, नाउन नहीं लिखूंगा मैं, सीधा ही लिख लेना, ठीक है। शादी या फिर प्रतिबद्धता का डर आपको बोल सकते हो, शादी या प्रतिबद्धता से जब हमें डर लगता है, शादी से डर लिख लो इसको, गैमोफोबिया, ठीक है। एक आपने बताना पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होता है। अच्छा, हेफेफोबिया ये क्या होता है, हेफेफोबिया क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सार्वजनिक जगह पे भाषण देने से जब डरते हैं, सार्वजनिक भाषण से डर, ठीक है, सार्वजनिक भाषण से जब हमें डर लगता है ना, ओके, तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है, हेफेफोबिया, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, थानाटोफोबिया, थानाटोफोबिया क्या होता है, मरने से डरना, मरने से डर या डरना ऐसे लिख लेता हूं मैं, मरने से डरना क्या होता है, थानोफोबिया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ बीइंग टच, ये तो कौन सा भी नहीं आया, ये तो कोई सा भी नहीं आया, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा, बाकी इसमें से कौन सा भी आपका नहीं आया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि फियर ऑफ बीइंग टच्ड, जब हम किसी चीज को टच करने से डरते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो फिर मैं यहाँ पे गलती कर गया टाइप करने में, हो सकता है मुझसे गलती होगी वो टाइप करने, फियर ऑफ बीइंग टच्ड ही लिखा हुआ है ना, हाँ टच्ड ही लिखा हुआ है, तो भाई इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो फियर ऑफ बीइंग टच्ड है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। बाकी ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन इनमें से इसका आंसर नहीं है। फियर ऑफ बीइंग टच्ड कैसे आंसर हो सकता है ना। ओके, ये मतलब आपका असफलता से डर है, ये शादी से डर है, ये मरने से डर है, ये आपका सार्वजनिक भाषण देने से डर है, तो इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। अगला है ब्लैंक को फिल करना होगा हमें, तो देखते हैं हम इस ब्लैंक को कैसे जो है एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे हम इसको फिल करेंगे। देखो, नोट अंटिल द रिजल्ट्स वर ऑफिशियली अनाउंस्ड डैश द स्टूडेंट्स सेलिब्रेट। देखो ये जो खेल है ना, ये सारा इसके ऊपर रहेगा, बिना किसी स्टोरी के मैं इस बात को शुरू कर देता हूँ। नोट अंटिल, ठीक है,
जैसे कि नोट अंटिल हो गया, हमारा यहाँ पे लोगो आता है, नेवर हो गया एक वर्ड, ठीक है, एक हो गया हार्डली, हो गया हार्डली, ठीक है, ओके। अच्छा, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, ये 3 मान के चलो, नोट, नेवर, हार्डली। ये क्या होते हैं, ये ऐसे जो है वर्ड्स होते हैं जो क्या करेंगे, अगर इनसे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो आपका वहां पे क्या लगता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन लगता है। अब सर ये क्या कहानी होती है इन्वर्जन? इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर आपको मेन वर्ब देखने को मिलती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं आपके वो होते हैं, लास्ट में आपका फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ पे है ना, इस जब ये कहानी होती है, जब आपके ये वर्ड्स से स्टार्ट होता है आपका सेंटेंस, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, नोट अंटिल हो गया, तो आपका इन्वर्जन यूज होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के साथ जगह चेंज कर लेती है ओके ठीक है ना, ये समझ में आई ना बात? तो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सेंटेंस सिंपल ही रहेगा, ना नेगेटिव बनेगा ना इंटेरोगेटिव बनेगा, ये उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, क्लियर है बात? अब देखो, अगर इन्वर्जन के हिसाब से भी मैं जाने लग जाऊं ना, तो मेरा पहला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दे डिड लिख रखा है, डिड मेरा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और दे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। डिड दे लिख रखा है, ये हो सकता है, हैड दे लिख रखा है, ये हो सकता है, वर दे लिख रखा है, ये हो सकता है। तो ये चीज आपकी क्लियर कट हट जाती है यहाँ से, ठीक है। ओके सर, अब आगे की बात हमें करनी होगी, ठीक है, आगे की बात हमें करनी होगी। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे चीज है नोट अंटिल द रिजल्ट्स वर ऑफिशियली अनाउंस्ड। पास्ट में जा रही है आपकी बात, तो पास्ट में ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों पास्ट में ही है। लेकिन यहाँ पे वर ऑफिशियली अनाउंस्ड लिखा हुआ है, तो मैं ये यूज नहीं कर सकता हूं और ये भी मैं यूज नहीं कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट टेंस के हिसाब से हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं वर्ब के रूप में ही यूज कर रहा हूँ डिड को, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं मेरी, तो मैंने फिर क्या किया, वर्ब को एक तरीके से बाहर निकाल दिया है। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, 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 सही बात, ये मेरा डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पे मुझे मेरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिड, उसके बाद दे, उसके बाद जो है आपका सेलिब्रेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मैं गलती बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, गिव मी सम सेकेंड्स प्लीज। कहीं मैं डिड गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिकॉज आपका हेड नहीं आएगा, वर ऑफिशियली अनाउंस्ड है ना, यहाँ पे वर अनाउंस्ड है ना, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ना आपका, ठीक है। डिड दे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिड दे या डिड दे स्टूडेंट सेलिब्रेट, डिड दे सेलिब्रेट, इस तरीके से कुछ होगा। यहाँ पे फिलअप में दिक्कत है, फिलअप में दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है, कोई बात नहीं भाई। कई बार गलती हो जाती है टाइपिंग में, क्या करूं भाई, अब गलती हो जाती है तो हो जाती है भाई। अब इस चीज़ का इलाज तो देखो इस तरीके का, मतलब इस चीज़ का मेरे पास है नहीं, ठीक है, क्या करें भाई, गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, ये भी इसी तरीके का फिलअप है। द साइंटिस्ट, यहाँ पे कोमा लगा रखा है, डैश डिस्कवरी चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यहाँ पे भी कोमा लगा दिया। जो ये बंदा है ना, जो ये साइंटिस्ट है ना, ये सब्जेक्ट है ना हमारा, इसके बारे में और ज्यादा ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा ये बात डिफाइन एक तरीके से ये कर रही है, ठीक है। इसको नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। ये इसके बारे में और बात बता रहा है कि साइंटिस्ट जिसने या जिसकी डिस्कवरी थी, उस डिस्कवरी ने चेंज कर दिया कोर्स किसका, मॉडर्न मेडिसिन का। और साइंटिस्ट के बाद ये वॉज है ना, इसके लिए वर्ब आई है, साइंटिस्ट के लिए वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज के साथ अवॉर्ड किया गया है। अब देखो यहाँ पे कोमा आ गया, यहाँ पे कोमा आ गया, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज नहीं कर सकता, और ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे WH फैमिली के वर्ड्स लिखे हुए हैं और बीच में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। तो सब्जेक्टिव केस की बात नहीं हो रही, ये मेरा सब्जेक्ट का काम करता है, मैं इसको एक तरीके से हटा
सकता हूँ। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं चल रही तो मैं इसको whom को भी क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, विच भी मेरा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर मेरा बच गया कौन, हुज बच गया। ठीक है, हुज बच गया। और फिर हुज बच गया तो हुज यहाँ पे क्यों आया सर, इसके लिए भी मेरे पास एक और सॉलिड रीजन है। एक तो ये सारे नेग्लेक्ट हो गए, दूसरी बात यहाँ पे दूसरा रीजन मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पॉजेसिव फॉर्म में यूज किया जा रहा है, पॉजेसिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को, पॉजेसिव फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये हुज एक साइंटिस्ट या साइंटिस्ट जिसकी डिस्कवरी ने चेंज कर दिया कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन कोर्स है उसको चेंज कर दिया है, उनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज के द्वारा। ठीक है, ओके, ये समझ में जरूर आया होगा। कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन में डाउट रह जाता है भाई, कहीं ना कहीं कोई भी मतलब गलती भी हो सकती है, कोई भगवान से थोड़ी ना मिलके आ रखे हैं। ठीक है, हो सकता है गलती भी हो गई हो, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश बहुत करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि लंबा जाएगा कहीं ना कहीं। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, चलो। द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड द डिस्कशन until the research would be published to maintain confidently of the findings। भाई क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्या लग रहा है, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा विचलन करने वाली स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा विचलन की स्थिति जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे है ना एक चीज़ लिखी हुई है until। ठीक है, until, जब हम until को यूज करते हैं तो हम फ्यूचर की किसी जो है इवेंट को, किसी भी घटना को बताने की बात करते हैं, तो उसको हम बताने की जब बात करते हैं तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज एक तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे वुड लगा के कर रखा है इसने, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, वुड बी पब्लिश्ड है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे एक तरीके से दे रखा है, तो वुड दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इज पब्लिश्ड कर देता हूँ, इज पब्लिश्ड। पास्ट में तो मेरा फिर भी रहे, पैसिव वॉइस में तो फिर भी रहेगा मेरा ये, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड द डिस्कशन, प्रोफेसर ने पोस्टपोन कर दिया था डिस्कशन, अंटिल, कब तक कर दिया था, द रिसर्च इज पब्लिश्ड, जब तक रिसर्च पब्लिश की जाएगी। ठीक है, तब तक कर दिया। टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली, उसको मेंटेन करने के लिए अच्छे तरीके से जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको। ठीक है, ओके, समझ में आया है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे फिर आपका एक वॉइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आप इजीली इसको डिटेक्ट एक तरीके से कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो, डिड द कमेटी फाइनलाइज, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक तरीके से दे रखी है, द एनुअल बजट रिपोर्ट, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों ने बताना है, इनमें से मेरा कौन सा आने वाला है। ठीक है, ओके, दिक्कत आएगी तो हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे, और भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, बताना मेरे को अगर दिक्कत आती है तो फिर हम उसको मिलके सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। अगला फिर एक एरर का क्वेश्चन आया, तो देखो इसको, वर शी टू हैव नोन अबाउट द डेंजर शी माइट हैव टेकन डिफरेंट प्रिकॉशंस टू एंश्योर हर सेफ्टी एंड अवॉइड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। भाई ये खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे काफी समय लगेगा, और वो मुझे समय लेना होगा, और वो समय शुरू होता है अब देखो, इसमें दो गलतियां हैं। ठीक है, इसमें गलतियां कितनी है भाई, दो गलतियां हैं इसमें, दो गलतियां। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, इसमें एक यूज किया गया है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई साहब सबजंक्टिव यूज, सबजंक्टिव, अच्छे तरीके से लिखता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। सबजंक्टिव जो है कंडीशन यहाँ पे एक तरीके से पैदा हो रही है। ठीक है, अब सर ये क्या बला होती है, ये तो हमें बता दो कि जो ये सबजंक्टिव होता है ये क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज आती है सबजंक्टिव मूड,
मैं गहराई से लेके चल रहा हूँ चीज़ को, भाई क्या करूँ, बताना ही पड़ेगा। सब्जंक्टिव मूड जो है क्या होता है, वहाँ पे हम कोई भी इमेजिनरी चीज़ की बात करते हैं, कोई भी काल्पनिक चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। इसमें ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, ठीक है, और 2 जगह से सही होगा ये। अच्छा, तो जो काल्पनिक बातें हो सकती हैं, एक तो वो होती हैं इसमें सब्जंक्टिव मोड में, ठीक है। दूसरी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं अवास्तविक। अवास्तविक, वास्तविक कैसे लिख रहा हूं, अवास्तविक यानी कि अनरियल, अनरियल चीज जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज करने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, इफ आई वर आ किंग, अगर मैं एक, काश मैं एक राजा होता, या आई वर आ किंग, काश मैं एक राजा होता, ऐसे बोल सकता हूं मैं इस बात को। पास्ट में आई को हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन वर यहाँ पे लगा रखा है मैंने इसके साथ, तो अवास्तविक, अनरियल कंडीशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सब्जंक्टिव मूड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी विशेष भी हो सकती हैं, ये विश वाली विशेष भी हो सकती हैं, इसमें ऐसी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई, उनको भी आप सब्जंक्टिव कंडीशन में एक तरीके से बोलते हो कि काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं वो गाड़ी खरीद लेता, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर दूं, और भी मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है इसी से रिलेटेड, मतलब 3-4 बातें ऐसी हैं कि इससे रिलेटेड हमें 3-4 बातें पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके हमें चीज़ें ये क्लियर होंगी, और फिर आप फटाक से समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन पैदा होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें टेंसेस का खेल आता है। पहली कंडीशन क्या होती है, इफ के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनता है, ठीक है। दूसरा, इफ के साथ हमारा क्या बनता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनता है। तीसरा क्या होता है, इफ के साथ हमारा हैड प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। एक ये चक्कर होता है। ये आपकी अनरियल कंडीशंस, अवास्तविक जो चीजें, बातें, उन सब को ये क्या करते हैं, अनरियल कंडीशन से अभी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसके अलग अलग पोर्शन में इसके अलग अलग जो है चीजें रखी जाती हैं। यहाँ पे ये वाली बात है इस सेंटेंस में, है ना, ये वाली बात है इसमें, है ना। क्या हो सकता है दूसरे साइड में, इसमें क्या भरा जा सकता है, वुड, शुड, या कुड, या माइट हैव भरा जा सकता है, ठीक है। ओके, और हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज ये यहाँ पे जो है कोई भी बात कंप्लीट हो चुकी होगी, तो हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि इन मोडाल्स में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरीके की चीज। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइट हैव टेकन, लिखा हुआ है। अब आप समझ जाओगे कि इतनी कथा मैंने क्यों की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइट हैव मैंने टेकन यहाँ पे लिखा हुआ देख लिया। तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वर्ब की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये बात एक तो है, ये गलती, मतलब एक तो है इसमें पहले पॉइंट में गलती, ठीक है, समझ में बड़े अच्छे तरीके से आई होगी। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अच्छे तरीके से बताना, ठीक है। अब दूसरी जो है गलती देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी जो है गलती है वो क्या है, वो ये है, यहां पे बात चल रही है पूरी की पूरी पास्ट में, ठीक है। यहां पे किस में बात चल रही है, पूरी की पूरी पास्ट में। पैरेललिज्म जो है, समानता क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पैरेललिज्म को, एक जैसे तरीके से चलेगी गाड़ी, एक जैसे तरीके से गाड़ी चलेगी, तो उस हिसाब से जो ये आपका अवॉइड है ना, ये आपका इंडेफिनेट टेंस दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, अवॉइडेड होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे वर रखना है ना, अगर मुझे यहाँ पे वर रखना है, ठीक है, वर शी टू हैव नोन। अच्छा हाँ, जब मैं यहाँ पे हैड रख रहा हूं
तो ये टू भी मेरा कटेगा, और अगर मैं यहाँ पे वर रख रहा हूं तो मेरा ये टू भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा फिर। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, टू एंश्योर हर सेफ्टी एंड अवॉइडेड द फॉर्चुनेट इंसिडेंट। ठीक है, इस तरीके से भी मैं इस सेंटेंस को क्या कर सकता हूं, सही कर सकता हूं। ठीक है, ओके है। इसमें ये दो गलतियां आपको देखने को मिलती थी। अब सर आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मैं ये सोचता हूं कि ये वाला जो पहले वाली पॉइंट ना, पहले वाला पॉइंट इस पे बहुत ज्यादा हद तक फिट होता है, क्योंकि यहाँ पे माइट हैव टेकन लिख रखा है और यहाँ पे मेरा वर लिख रखा है। तो इस टू को काट के और इस वर की जगह पे मैं हैड लिख देता हूं और पहले पॉइंट में मैं गलती कहता हूं, ये मेरा ज्यादा बढ़िया है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे अनुसार इसका बेस्ट जो है आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बेस्ट आंसर है, और आपका एसएससी ने भी यही दिया है। और ये जो बात दे रखी है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। तो इसलिए इसके 2 आंसर हैं, बट आपको एक करना है, वो भी पहले वाला। भाई जोर बहुत ज़्यादा लग गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। रवि सर ने, मैंने मतलब खूब माथा खपाया भाई इसके ऊपर मैंने। ठीक है, ओके। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सब्जंक्टिव जो मूड है ना, वो भी यहाँ पे एक चीज़ जो है नई एक तरीके से लेके आता है। अगला क्वेश्चन, हाइलाइटर छोड़ देते हैं, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भाई। मेडिकल एडजेक्टिव मीनिंग क्या है उसका? रिलेटिंग टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से हमारा रिलेटेड होता है उसको ये बोलते हैं न्यूरोक्सियल। ठीक है, ओके। ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स को हम जो है क्या एक तरीके से बोलते हैं? तो भाई साहब उनको हम क्या बोलते हैं? मिजोनिस्टिक। ये एडजेक्टिव वर्ड होता है। वैसे अगर आप यूज करने के लिए जाओगे, इसका मतलब होता है जो भी परिवर्तन का विरोधी होता है, परिवर्तन विरोधी हम इसको बोलते हैं। वो चेंज नहीं चाहता, उसको मिजोनिस्टिक बोलते हैं। मिसैंथ्रोपिक भी आपका एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाने वाला वर्ड है। मिसैंथ्रोपिक क्या होता है? मानव द्वेषी होता है, मानव द्वेषी। ठीक है, मानव में दोष निकालता रहता है। जिनोडोशियल क्या होता है? जो अतिथियों का सत्कार करता है, अतिथि सत्कार करने वाला। तो अपना आंसर तो बी हो गया। अच्छा, जोलोटोमस ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही होता है, ये भी एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो जोलोटोमस जो है क्या होता है? ये होता है जो काट यानी कि काष्ठ भक्षी, काट खाने वाला, लकड़ी खाने वाला। ठीक है, लकड़ी खाने वाला बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इंसेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है इस जो है वर्ड को। ठीक है, ओके। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो बता देना भाई। अच्छा, अब हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। 17 से 21 तक आपका कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करते हैं कोशिश इनको भी एक्सप्लेन करने की और भी चीज़ें समझने की। ठीक है, चलो देखो, यहाँ से स्पीड उठने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, आज के समय के संसार की बात अगर आप करने के लिए जाओगे, आज के दुनिया के आधुनिक युग की, साइलेंस हैज़ बिकम एन anomaly and absence that many mistake for emptiness rather than presence। ओ मैंने ये तो बताया नहीं, ये पैसेज किसके बारे में? भाई समय लगेगा इस पैसेज में, पता है क्यों लगेगा? क्योंकि ये पैसेज है साइलेंस, यानी कि शांत जब हम रहते हैं, हमारे व्यवहार में जब हम शांत रहते हैं, हम भाषा का यूज़ नहीं करते, और उन लोगों के ऊपर कटाक्ष है इस पैसेज में कि जो मतलब तेज़ बोलकर लोगों को डरा धमका के, गुस्सा दिखा के बोलने में अपनी बात को मनवाना जानते हैं या चाहते हैं, तो उनके ऊपर एक कटाक्ष एक तरीके से किया गया है। तो आज का जो आधुनिक युग है उसमें साइलेंस जो है ना एक एबनॉर्मल चीज़ एक तरीके से बन गया है, असामान्यता सी बात बन गया है। क्योंकि ऐसी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आज के टाइम में कि लोग है ना इसको बिल्कुल जो है जीरो एक तरीके से समझते हैं, उसको एम्प्टीनेस एक तरीके से समझते हैं, उसका मतलब प्रेजेंस ही नहीं मानते उसकी। यट
फिर भी, ठीक है, फिर भी साइलेंस इज नॉट द नेगेशन ऑफ साउंड बट इट इज मोस्ट प्रोफाउंड काउंटर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, फिर भी जो साइलेंस होता है वो जो है जो आवाज़ होती है, वॉइस जो होती है, ध्वनि जो होती है, उसका बिल्कुल भी नकार नहीं सकते आप उसको, बल्कि वो उसका गहरा एक तरीके से अच्छा जो है काउंटर पॉइंट एक तरीके से देखने का मिलता है, क्योंकि ना बोलना भी एक भाषा होती है। समझ में आया? इट इज़ विद इन साइलेंस that reflection finds its voice, that thoughts distill no clarity and that creativity germinates। यहाँ पे हमें क्या बताया, यहाँ पे हमें बताया कि जो हम बहुत सारे इंसान रेटिसेंट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वाचाल तो तेज ज़्यादा बोलते हैं। जो रेटिसेंट टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है अपने अंदर जो उनका जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उनकी जो रचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जर्मिनेट करती रहती है, वो अंकुरित करती रहती है, ठीक है। और वो बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं अपनी चीज़ों में। मतलब वो तभी बोलेंगे जब उनको चीज़ों का अच्छे तरीके से या अच्छे भाव या अच्छी चीज़ों या बिल्कुल उस चीज़ का बिल्कुल डेड एंड या फिर पॉइंट एक तरीके से उस पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल जो है वो लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, या उनको जब चीज़ों का पता होता है या जब ज़रूरत पड़ती है वो तभी बोलते हैं, ऐसे भोगते नहीं है। इन शॉर्ट ये था मतलब कहने का। इन एन एज डोमिनेटेड बाय इनसेसेंट कमेंट्री, नोटिफिकेशंस एंड ceaseless performative expression, the ability to be silent is increasingly radical। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है कि जिसमें निरंतर कमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं या फिर टिप्पणियां लगातार जो है क्या करते रहते हैं। जो भी परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं, वो लगातार इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का प्रदर्शन एक तरीके से करते रहते हैं। और जो मौन रहने वाला व्यक्ति होता है, जो शांत रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसके स्वभाव में शांत रहना होता है, वो व्यक्ति उनकी इस तरीके की चीज़ों को सुनता रहता है, ठीक है। वो ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट एक तरीके से नहीं करता है। तो ये भी एक क्रांतिकारी जो चीज़ है ना, ये आपको देखने को मिलती है उसके व्यवहार में। फिलोसफर्स कहते हैं कुछ फिलोसफर्स, लाओ जू टू विटिंगस्टन, ये फिलोसफर्स रहे हैं। लाओजाओ टू और लाओजाओ से लेके विटिंगस्टन तक अगर आप बात करने के लिए जाओगे तो अलग अलग समय के फिलोसफर्स हैं, दर्शन शास्त्री हैं, एक तरीके से आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, दार्शनिक हैं। हैव ऑब्जर्व्ड, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, दैट लैंग्वेज थ्रू पावरफुल लैंग्वेज दो पावरफुल, भाषा जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। ऑफन फ्रैक्चर्स एक्सपीरियंस इनटू फ्रेगमेंट्स दैट साइलेंस अलोन कैन रिकंसाइल। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा था कि ये जो दोनों जो आपके दार्शनिक हैं, इन्होंने कहा था कि मतलब भाषा चाहे कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है ना, जो अनुभव होता है ना, उसको एक मतलब एक क्या करती है, फ्रेगमेंट कर देती है, उनका टुकड़ों में एक तरीके से इंफॉर्मेशन को बांट देती है, ठीक है। जिनको जो साइलेंस होता है ना, वही जोड़ सकता है। साइलेंस ही उनको रिकंसाइल कर सकता है, जोड़ सकता है दोबारा से, और वो भाषा के बस की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही गहरा जो है पैसेज दिया हुआ भाई। शिफ्ट मतलब हार्ड शिफ्ट में इसको कहना चाहूँगा यार, बहुत इसने तो समय खपा दिया। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, हमारा काम कोशिश करना है। कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है इंसान के साथ, इंसान क्या होता है कि मतलब ऐसी दुविधा में फंस जाता है, और कई बार है ना हम क्या करते हैं, गुस्से में गड़बड़ कर जाते हैं बोलने के माध्यम से, ठीक है। तो अगर हम कुछ समय के लिए चुप रहें, शांत रहें, तो वो जो साइलेंस है ना, वो भाई साहब समस्या का समाधान निकाल देता है। ये बात जो लास्ट लाइन है ना, इसमें लिखी हुई है समझाने के लिए हम लोगों को। ओके, ट्रू अंडरस्टैंडिंग देयरफॉर मैन may not always lie in the articulation but in the spaces between words, the pauses that lend speech its meaning। बहुत अच्छी बात जो है एक तरीके से
लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात जो है एक तरीके से लिखी हुई है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मौन होता है, जो साइलेंस होता है, वो मोरल यानी कि नैतिक और इमोशनल यानी कि भावनात्मक जो बर्डन है उसको रखता है। ये जो है हमें पीस देता है, या फिर हमें जो है वाउंड जख्म भी दे सकता है, चोट भी हमें एक तरीके से पहुंचा सकता है। ठीक है, ओके, ये हमें शांति भी दे सकता है और हमें चोट भी एक तरीके से पहुंचा सकता है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे देखने को मिलती है। मोर ओवर साइलेंस कैन मोरल और इमोशनल वेट, ये हमें शांति भी दे सकता है और हमें ये चोट भी एक तरीके से पहुंचा सकता है। ठीक है, बहुत मतलब प्रॉब्लम हमें इसमें झेलनी एक तरीके से पड़ सकती है। इट कैन सूद और वाउंड, लिबरेट और ओप्रेस, बिल्कुल सही बात, ये पहले ही हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। द साइलेंस ऑफ द कॉम्प्लिसिटी सस्टेन्स इनजस्टिस व्हाइल द साइलेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन हील्स। कहने का मतलब यहाँ पे हमें जो है इसने क्या कहा, इसने कहा कि कई बार क्या होता है, कई बार जो है मिली भगत जो होती है लोगों की, उसका जो साइलेंस होता है वो अन्याय को एक तरीके से बनाए रखता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम थोड़ा सा सोचते हैं, जब हम थोड़ा सा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, व्हाइल द साइलेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन हील्स, मतलब जब साइलेंस को हम लेके आते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं चीज़ों को, चिंतन मनन करते हैं, हाँ ये वर्ड लेके आना चाहता था, जब हम थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम होती है उसको हील करने में थोड़ा सा, मतलब उसको क्या करने में, उसको जो है उसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढने में, उसका उपचार ढूंढने में हमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इन रिलेशनशिप्स, संबंधों की अब अगर आप बात करते हो, साइलेंस कैन कम्युनिकेट इंटीमेसी एंड एलिनेशन डिपेंडिंग और इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है, जब आप संबंधों की बात करते हो तो वहां पे जो साइलेंस होता है, जो मौन होता है, वो निकटता भी लेके आ सकता है और वो अलग भी कर सकता है, सेपरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो है असली जो है उद्देश्य क्या है उस समय पे, उस चीज का, उस व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, समझ सकते हो आप लोग कि उस समय पे उसका उद्देश्य क्या है, वो सोच क्या रहा है, किस कंटेक्स्ट में वो जो है चीज़ों को ले रहा है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। खासकर रिलेशनशिप्स में साइलेंस जो है बहुत बड़ी चीज़ एक तरीके से होती है और वो उतनी ही नुकसानदायक भी हो सकती है रिलेशनशिप्स में, जो हमारे संबंध होते हैं उनमें। ठीक है, ओके, दस इस प्रकार से या इसलिए हम बोल सकते हैं टू मास्टर साइलेंस, साइलेंस के ऊपर, मौन के ऊपर मास्टरी करने के लिए, इज नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम स्पीच। देखो, मौन को उस लेवल पे, मौन के परिप्रेक्ष्य में, माइक बंद तो नहीं है, ठीक है, मौन को परिप्रेक्ष्य में हम उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या नहीं कर सकते, बोलना नहीं छोड़ सकते, बट टू डिसर्न व्हेन वर्ड्स एनहांस ट्रुथ व्हेन दे ऑब्सक्योर इट। कहने का मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि इसलिए हम ये नहीं मान के चल सकते कि हम जो है साइलेंस में अपने आप को प्रोफिशिएंट एक तरीके से करना चाहते हैं, निपुण एक तरीके से करना चाहते हैं, और हम उस चक्कर में बोले ही ना, बल्कि ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब हमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है और कब हमें किस तरीके के शब्दों को ऑब्सक्योर करना है, छुपाना है, या उन बातों का हमें एक तरीके से यूज़ नहीं करना है। तो वो हमें आना चाहिए, वही चीज़ जो है साइलेंस सिखाती है हमें। ठीक है, इन लर्निंग, अगर सीखने की आप बात करते हो, ठीक है, टू लिसन टू अदर्स, टू नेचर, टू अवर सेल्व्स, वी रिकवर आर dimension of awareness long buried beneath the noise of modern life. Silence then is not absence but essence, the quiet pulse beneath the surface of existence that restores depth to being. दोनों ही लाइनें एक साथ ही ले लो क्योंकि बहुत समय लग गया, 1 मिनट पेन को रख देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, अगर हम सीखने की दृष्टि से देखें कि हमें सीखना है तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं पेन ले सकता हूँ अब तो, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, मुझे कुछ भी सीखना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सुनना सीखना होगा। ठीक है, दूसरों को सुनना सीखना होगा। तो दूसरों को जब हम सुनते हैं तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे लिए पर्सनली, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए
वो जो है हमारे अंदर एक अवेयरनेस एक तरीके से लेके आता है, और जिससे हम जो है चीज़ों को ज़्यादा एक्वायर करना सीखते हैं। और जब हम चीज़ों को एक्वायर करना सीखते हैं तो हम उससे सुनते हैं, सीखते हैं, एक्वायर करते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अटेंटिव, अवेयर, एक्टिव एक तरीके से होते हैं, और चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें जहाँ पे उस सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें उस चीज़ को परफॉर्म करने की जब बात आती है तो हम उसमें आसानी से परफॉर्म वहाँ पे कर पाते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको बिल्कुल से जो है समझ लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। लास्ट लाइन जो इसमें बताई गई है कहाँ पे, साइलेंस देन इज नॉट एब्सेंस बट एसेंस। देखो जो साइलेंस होता है वो जो है अनुपस्थिति आप उसको नहीं बोल सकते, वो एब्सेंस नहीं है, वो एसेंस है, वो ज़रूरी चीज़ है, वो एक सार है, वो एक संक्षिप्त जो है विवरण बात करता है वो एक अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। और जो एग्जिटेंस होती है हमारी, जो अस्तित्व होता है हमारा, जो एग्जिटेंस होती है हमारी, अस्तित्व जो होता है हमारा, उसकी जो एक आप बोल सकते हो उसको रिस्टोर एक तरीके से वो करता है। ठीक है, जो अस्तित्व होता है उसको एक तरीके से वो रिस्टोर करता है। और जो हमारा साइलेंस होता है जो क्या करता है, एक तरीके से गहराई से उसको एक तरीके से हमारे पास लेके आता है चीज़ों को। ठीक है भाई, ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, अभी तक के लिए ये 10वां शिफ्ट है आपका। ठीक है, सीजीएल का 48 में से पहला शिफ्ट और ये 10वां शिफ्ट। इसमें पैसेज जो आए हैं ना भाई, इन्होंने मुझे क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है इन पैसेजेस में। ये तो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड था, इसमें तो फिर भी कुछ ना कुछ मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इसमें। और जो वो था ना उसमें भी मैं कर लेता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आप बायोलॉजी की बात करोगे तो बायोलॉजी में ठीक ठाक मैं चीज़ें कर लेता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा डाउन रहता ही है। चलो फिर भी क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। देखो भाई क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, ओके, चलो देखो क्या है हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर व्यूज साइलेंस प्राइमरीली एज, मतलब पैसेज के अनुसार जो ऑथर है हमारा वो साइलेंस को किस तरीके से देखता है। अ पैसिव विथड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, बस यही लेता है। जो पैसेज है इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे जो राइटर हैं वो मानते हैं कि जो साइलेंस होता है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से रिलेटेड हमारा एक तरीके से है। ओके, चलो इतना तो समझ में आया ही है। उस लेवल से अगर मैं आपको चीज़ें नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन इतना तो समझा पाया हूँगा मेरे भाइयों कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर इम्प्लाइज दैट एक्सेसिव स्पीच और नॉइस इन मॉडर्न लाइफ, मतलब ऑथर हमें ये कहता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, और शोर करते हैं आज के आधुनिक युग में, तो उस चीज़ को ऑथर किस तरीके से उस चीज़ को कैसे एक तरीके से देखता है हमारा ऑथर। उसको हमारा ऑथर देखता है, लीड करता है डीपर एम्पैथी के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात। एनहांस करता है क्रिएटिव थिंकिंग को। एक बात बताओ, हम भोंकते रहेंगे, है ना, चिल्लाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो उससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप होएगी। फ्रेगमेंटाइज एक्सपीरियंस और डिमिशेस रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात है। हम अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, एक तरीके से अनुभवों से हम जो चीज़ें टूटी फूटी जो चीज़ें होती है ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यूनाइट कर लेते हैं, और डिसमिस कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, कम कर देते हैं उन रिफ्लेक्शंस को जो हमारे लिए नेगेटिविटी एक तरीके से लेके आते हैं। ठीक है, ओके। और इन चीज़ों को कौन सुलझा सकता है, इनको सिर्फ और सिर्फ साइलेंस ही सुलझा सकता है, चुप्पी या मौन ही एक तरीके से सुलझा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द पैराडॉक्स ऑफ साइलेंस एज डिस्कस्ड इन द पैसेज, इनमें से कौन सी बात जो है साइलेंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एक तरीके से करती है। साइलेंस बोथ कंसील्स एंड रिवील्स ट्रूथ, साइलेंस इज द एब्सेंस ऑफ इमोशन, नहीं, इमोशन होते हैं साइलेंस में, ऐसी बात नहीं है। साइलेंस मीनिंगलेस नहीं होता, गलत बात। साइलेंस इज सुपीरियर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट ऑल्सो गुड, ये भी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ हद तक सही है, बहुत हद तक सुपीरियर है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सभी की सभी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन में सुपीरियर है, दैट इज नॉट राइट।
बिल के ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बात पैसेज में आई भी थी कि जब साइलेंस जो है दोनों चीज़ें हैं, वो कंसील भी करता है और वो रिवील भी करता है, दोनों चीज़ें होता है। मतलब हमें छुपाना भी पड़ता है और हमें दिखाना भी पड़ता है, इमोशंस के द्वारा या फिर साइलेंस के द्वारा हम चीज़ें दिखा भी देते हैं और छुपा भी देते हैं, और दिखा सकते भी हैं और छुपा सकते भी हैं, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है, चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से लेते हैं या हमें वो चीज़ें कैसे लेनी पड़ेंगी या चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? आगे है व्हाट टोन डज द ऑथर प्राइमरीली अडॉप्ट इन द पैसेज। कौन सी टोन जो है पैसेज में प्राथमिकता देते हैं पैसेज में राइटर जो है, ऑथर जो है इस पैसेज के अंदर जो अडॉप्ट करते हुए दिखते हैं। रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल, प्लेफुल और एम्ब्रस, ये तो है नहीं। सिनिकल और डिमिसिव, कोल्डली और एनालिटिकल। कोल्डली एनालिटिकल नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें है ना थोड़ा सा फिलोसफिकल जो है चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं, तो मुझे बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं थे, फिलोसफी को देख के ऑप्शन नंबर 1 पे लगा देना चाहिए था। अगला जो है क्वेश्चन मेरा क्या है, वो ये कहता है कि पैसेज के हिसाब से एक वर्ड है एनोमली। एनोमली का मोस्ट नियरली मीनिंग क्या है? डिवाइएशन फ्रॉम द नॉर्म, बिल्कुल ठीक लिख रखा है। डिवाइएशन फ्रॉम द नॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइएशन फ्रॉम द नॉर्म का मतलब ये देखने को मिलता है हमें कि लेखक जो है ना, एक राइटर जो है ना हमारा बात करता है, लेखक मौन यानी कि साइलेंस के बारे में बताता है कि आज के समय पे एक दुर्लभ या फिर असामान्य सी चीज़ यहाँ पे हो गई है, तो ये नॉर्मल से अलग चीज़ है, बस ये हमें बताने की कोशिश करता है। एनोमली का मतलब हम ये बोल सकते हैं। अब एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमली का मतलब होता है असामान्य, ठीक है, एबनॉर्मल, क्योंकि आज के समय में इसने पहली या दूसरी लाइन में ही बताया था कि ये नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 22, ये पैसेज से बाहर है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन या फिर बोल्ड सेगमेंट को। ही डू नॉट लाइक्स टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल स्टडिंग। भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और एक इतनी मेजर गलती कर रखी है जो एक छठी क्लास का बच्चा भी ना करे। अगला है मेरा नरेशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड नोट सबमिटेड। स्टूडेंट्स हैड नोट सबमिटेड, दैट लिख रखा है, तो डायरेक्ट मेरा ये, इनडायरेक्ट मेरा ये सेंटेंस है, मेरे को इसका डायरेक्ट जो है लेके आना है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मिलकर सॉल्व कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? इडियम है हमारा, ये है थ्रो डाउन द गंटलेट। थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब होता है कि हम है ना कोई भी चुनौती देते हैं किसी को, हम देख लेंगे, हम इतने मार्क्स ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, तेरे को देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इस तरीके की चीजें जब आपको देखने को मिलती हैं तो वो क्या कर रहा है? वो थ्रो डाउन द गंटलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? टू रिफ्यूज अ चैलेंज नहीं, टू एक्सेप्ट द डिफीट नहीं, टू इशू अ चैलेंज और डेयर समवन। ठीक है, ओके। हम जो है चैलेंज इशू करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, इशू करते हैं, या रिफ्यूज नहीं करते, इशू करते हैं, दूसरों को चैलेंज देते हैं इस इडियम के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। साइन ऑफ रिलीफ लूंगा मैं तब जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये भी मेरा टाइम खाने वाला है। करंट पैराग्राफ में मुझे इसको अरेंज करना है। चलो देखते हैं, आपको दे सकते हैं कि नहीं, इसको देख लेते हैं। हाईलाइटर उठाओ। दीज नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, दीज नेचुरल क्लाइमेटिक या क्लाइमेट सॉल्यूशंस अगर लिख रखा है ना, तो इसका मतलब मेरा पहला पहले नंबर पे हो नहीं सकता। और जैसा ही मैं ऑप्शंस की तरफ देखने के लिए गया तो मेरा पहला पहले पे है भी नहीं, तो मैं दूसरे को पढ़ लेता हूं भाई। बियॉन्ड, बजाय इसके सिंपली रिड्यूसिंग एमिशंस, हम एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। में कंजर्वेशन एफर्ट्स मैनी कंजर्वेशन एफर्ट्स नाउ फोकस ऑन सिक्वेस्ट्रिंग एग्जिटिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखो यहां तक मुझे ये समझ में आया कि कार्बन एमिशन के बारे में ये चारों जो है बातें हमें देखने को मिलने वाली हैं। और अगर कार्बन एमिशन के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे सच ऑफर लिख रखा है, ये मेरा पहले नंबर पे नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ
कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। इसमें लिखा हुआ है दिस अप्रोच, ये भी मेरा पहले नंबर पे नहीं हो सकता, तो मैं इसको भी हटा सकता हूं। आंसर मेरा 2 से शुरू होगा, इसका मतलब ये मेरा पहला सेंटेंस है। अब इसके साथ मेरा पहला सेंटेंस जुड़ेगा या तीसरा सेंटेंस जुड़ेगा, वो हमें पढ़ के देखना पड़ेगा और ज्यादा तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हमें ये बात समझ में आने वाली है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है, कार्बन एमिशन को जो है क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, रिड्यूसिंग एमिशंस, किसका, कार्बन का। ओके, ठीक है। तो सच ऑफन इनिशिएटिव्स, इस तरीके के इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़ेंगे जिसमें क्या क्या शामिल है, रिफॉरेस्टेशन शामिल है, वेटलैंड जो है रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल जो है वेस्ट या इस तरीके की चीज़ें जो है हमें अच्छा मैनेजमेंट लेके आना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है हमें अच्छी एक तरीके से रखनी पड़ेगी। तो मेरा तीसरा जो है दूसरे नंबर पे रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आ गया, बस मैंने डिक्लेयर कर लिया इससे। उसके बाद क्या होगा, दीज नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, ये जो है नेचुरल क्लाइमेटिक सॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ लिया था ना, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, तो ये नेचुरल ही तो है, पेड़ लगाना, वेटलैंड का रिस्टोरेशन करना, एग्रीकल्चरल थोड़ा सा नेचुरल में नहीं आता, थोड़ा सा मैनमेड में आएगा, बट खेती बाड़ी तो नेचुरल में आ सकती है कहीं ना कहीं, और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम करने की कोशिश करेंगे, है ना, उन ऐसी चीजें जिनसे हम सतत विकास की तरफ बढ़े, तो वो वाली चीज। ठीक है, ओके, तो ये आंसर हो गया। चौथा मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये जो अप्रोच है वो गेन करेगी, ट्रैकेशन करेगी किस चीज़ का, विटल कॉम्प्लीमेंट का, जो ट्रांजिशन की तरफ लेके जाएंगे, कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से। हम एक बदलाव को भी तो एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। ओहो भाई, बहुत लंबा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो कितना बड़ा बना है, तो भाई 1 घंटे 6 मिनट का बना है ये हमारा। ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट का बना है। ठीक है, अब मैंने कितना एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे पहुँचा हूँ, जो आपको दिखता है वही मुझे दिखता है। तो सेकंड शिफ्ट में मिलेंगे 15 सितंबर की। ठीक है, तो वीडियो को आपने क्या करना है भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर कर देना है वीडियो को। भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आज मुझे 2 क्वेश्चंस पे डाउट है। ठीक है, एक में मिसप्रिंट हो गया, पैसेज मुश्किल सा था, एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में ऐसे गए हैं कि आप ये कहोगे कि सर मज़ा नहीं आया, आपने अच्छे तरीके से नहीं बताया भाई। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी माफ़ करना। ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चंस को देख लेना, उनको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको दिक्कत लगती है तो, समझ में आ गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और ये बात जो है आपकी है 10वीं शिफ्ट है भाई, 48 में से, मतलब हम डबल डिजिट में पहुंच गए हैं, जल्द ही हम 48 के पास चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।